तो आप सभी का राधा वल्लभ ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूट की ऑनलाइन क्लासेस में स्वागत है। मैं सुजीत आप सभी को फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ। जैसा कि फिजिक्स में हम लोग इस समय मॉडर्न फिजिक्स पढ़ रहे हैं, तो इससे पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि लाइट जो लेज़र लाइट होती है वो किस प्रिंसिपल पे काम करती है। तो हमने उसमें दो प्रिंसिपल्स देखे थे। एक हमने देखा था स्वतः उत्सर्जन और दूसरा हमने देखा था उद्दीप्त उत्सर्जन। तो लेज़र लाइट जो होती है हमारी वो उद्दीप्त उत्सर्जन पे कार्य करती है, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं स्टिमुलेटेड इमिशन या इंड्यूस इमिशन। तो अब आगे हमें देखना है कि ये मित स्थायी अवस्था क्या होती है, इसके बाद जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या होता है, उसके बाद एक्टिव मैटर क्या होता है, पंपिंग क्रिया क्या होती है। ये सारी चीज़ें जो होती हैं जो कि हमारे लेजर लाइट्स में हेल्पफुल होती हैं, जो कि हमारे प्रकाश प्रवर्धन में बहुत ही सहायक होती हैं। तो आइए देखते हैं कि मित स्थायी अवस्था क्या होती है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि कोई भी इलेक्ट्रॉन जो परमाणु होता है उसके अंदर हमारे क्या है, नाभिक और इलेक्ट्रॉन है, और इलेक्ट्रॉन अपनी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को जैसे ही बाहर से कोई एनर्जी सोर्स से एनर्जी मिलती है तो ये अपनी मूल अवस्था को छोड़ के उत्तेजित अवस्था में चले जाते हैं। लेकिन उत्तेजित अवस्था में जाने के पश्चात क्या होते हैं, 10⁻⁸ सेकेंड तक वहाँ रुक करके वापस अपनी मूल अवस्था की कक्षा में चले आते हैं और प्रकाश का उत्सर्जन करते हैं। लेकिन अब यहाँ पे एक नई कंडीशन आती है कि कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं हमारे पास, कुछ ऐसे पदार्थ हैं जिनमें कि क्या होता है कि आपके जो परमाणु जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो उच्च ऊर्जा स्तर से जब ये निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ वापस होते हैं तो ये निम्न ऊर्जा स्तर पर नहीं आते हैं। जैसा कि यहाँ पे लिखा है कि कुछ पदार्थ परमाणुओं में इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर से सीधे निम्न ऊर्जा स्तर पे नहीं आते हैं, बल्कि उच्च तथा निम्न ऊर्जा स्तर के मध्य पड़ने वाली मित स्थायी अवस्था में आकर के रुक जाते हैं। अब इनकी उच्च ऊर्जा स्तर जो है और निम्न ऊर्जा स्तर है, इसके बीच में एक अवस्था पाई जाती है जिसको हम मित स्थायी अवस्था कहते हैं। और यहाँ पे आपका जो इलेक्ट्रॉन होता है वो 10⁻⁸ से बढ़ करके 10⁻³ सेकेंड तक यहाँ पे रुकता है। कहने का मतलब है इसकी जो टाइमिंग ड्यूरेशन होती है, जो टाइमिंग अवस्था होती है वो कितना 10⁻5 गुना अधिक हो जाती है। तो अब अधिक हो जाती है तो इसके कारण से जो होता है कि मित स्थायी अवस्था होने के कारण से जो जनसंख्या व्युत्क्रमण होता है वो अधिक समय तक बना रहता है, और जनसंख्या व्युत्क्रमण अधिक समय तक बना रहने की वजह से प्रकाश का प्रवर्धन और अधिक होता है, जिससे कि हमारा जो लाइट होती है वो अधिक मात्रा में उत्पन्न की जाती है। तो अब जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या होता है उसको हम नेक्स्ट देखते हैं। पहले हम देखते हैं कि हमारी ये मित स्थायी अवस्था होती क्या है। तो सामान्यतः यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि सामान्यतः किसी परमाणु की उच्च ऊर्जा स्तर की औसत आयु कितनी होती है, 10⁻⁸ सेकेंड होती है। लेकिन परंतु कुछ परमाणु निकाय में कुछ ऐसी अवस्थाएं होती हैं जिनकी औसत आयु कितनी हो जाती है, 10⁻³ सेकेंड या उससे भी अधिक। तो इस अवस्था को हम क्या कहते हैं, मित स्थायी अवस्था। कहने का मतलब कि उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर की तरफ जब इलेक्ट्रॉन लौटता है तो बीच में एक अवस्था पाई जाती है जहां पर इलेक्ट्रॉन क्या होता है, 10⁻³ सेकेंड तक ठहरता है। उस अवस्था को ही क्या बोलते हैं, हम मित स्थायी अवस्था बोलते हैं। अब मित स्थायी अवस्था की वजह से हमारा क्या होता है, जनसंख्या व्युत्क्रमण बढ़ जाता है। अब जनसंख्या व्युत्क्रमण बढ़ जाता है, इसका तो मतलब क्या है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं कि हमारी जो मित स्थायी अवस्था है, मेटास्टेबल स्टेट है, ये किस तरह के पदार्थों में अधिक मात्रा में पाई जाती है। तो ये होता है हमारा क्रोमियम तथा नियान। ये हमारे दो ऐसे मेटल होते हैं जिनमें अधिक मात्रा में हमारा दिखाई देता है, कंडीशंस पाई जाती हैं जिनकी वजह से हमारा क्या होता है, प्रकाश का प्रवर्धन अधिक मात्रा में हो पाता है। तो अभी हम नेक्स्ट टॉपिक देखते हैं जनसंख्या व्युत्क्रमण। अब जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या है। जैसा कि हम जानते हैं कि किसी भी परमाणु के अंदर जो हमारे उच्च ऊर्जा स्तर और निम्न ऊर्जा स्तर की जो कक्षाएं होती हैं, उनमें जो निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की जो संख्या होती है, जनसंख्या जो होती है, वो हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर की जनसंख्या से अधिक होती है। तो कहने का मतलब ये होता है कि अगर आपकी क्या है, उच्च ऊर्जा परमाणुओं की जनसंख्या अगर हम मान लें, यहाँ पे क्या है N2, यहाँ पे जैसे कि यहाँ पे दिखाया है कि उच्च ऊर्जा स्तर की परमाणु की संख्या कितनी है, N2 है, और निम्न ऊर्जा स्तर की संख्या कितनी है हमारी, N1 है। तो सामान्यतः की कंडीशन में हमारा जो होता है, नॉर्मल कंडीशन में हमेशा जो होता है N2 इज लेस देन N1 होता है। मतलब निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की जो संख्या होती है वो हमेशा उच्च ऊर्जा स्तर की संख्या से अधिक होती है। तो अब हमें क्या करना है कि जो ये जनसंख्या व्युत्क्रमण है, इस प्रक्रिया में हमें ये करना ये है कि जो उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की जो संख्या है उसके मान को बढ़ा करके क्या करना है, N1 से अधिक करना है। कि कहने का मतलब है कि अब इसमें एक हम प्रक्रिया अप्लाई करेंगे जिस प्रक्रिया को हम बोलते हैं पंपिंग प्रक्रिया, और इसके द्वारा हम क्या करते हैं, N2 का मान अब N1 से अधिक करेंगे। कहने का मतलब है उच्च ऊर्जा स्तर की जो संख्या है उसको हम निम्न ऊर्जा स्तर से अधिक करेंगे। तो ऐसा करने से क्या होता है कि जब अधिक हम कर देते हैं तो इससे हमारा क्या होता है, उच्च ऊर्जा स्तर की जो परमाणु की जो संख्या होती है वो क्या होती है, अधिक हो जाती है।
और अधिक होने ये जो अधिक होने की वजह से जो ये प्रक्रिया होती है, इसी प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? जनसंख्या व्युत्क्रमण कहते हैं। ठीक है, तो जनसंख्या व्युत्क्रमण क्या है? उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षा को निम्न ऊर्जा स्तर की कक्षा से अधिक करना। अगर अधिक है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ पे प्रकाश का प्रवर्धन अधिक होगा। तो अब ये जो अवस्था हम करते हैं, मतलब निम्न ऊर्जा स्तर से हम उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की संख्या को जो हम बढ़ाते हैं, तो उस अवस्था को हम क्या कहते हैं? ऋणात्मक ताप अवस्था कहते हैं। इसको इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव टेम्परेचर स्टेट। ठीक है, जो कि क्या होता है कि यहाँ पे साफ कर साफ लिखा हुआ है, एक तरह से हम नोट करके समझ सकते हैं कि प्रकाश के प्रवर्धन के लिए जनसंख्या व्युत्क्रमण का होना अति आवश्यक है। इसका मतलब है कि जनसंख्या व्युत्क्रमण होगा तभी प्रकाश का प्रवर्धन होगा, और प्रकाश का प्रवर्धन जब होगा तभी हमारा क्या होगा? लेजर लाइट ज्योति किरण प्रकाश किरण पुंज वो उत्पन्न होंगे। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? पंपिंग प्रक्रिया। अब पंपिंग प्रक्रिया क्या है? जिसकी वजह से हम क्या कर रहे हैं? तो उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं को बढ़ा रहे हैं। तो यहाँ पे जैसे कि लिखा हुआ है कि पदार्थ के परमाणु में जनसंख्या व्युत्क्रमण बनाए रखने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? हम पंपिंग कहते हैं। अब जनसंख्या व्युत्क्रमण था क्या? N2 का मान बढ़ाना, मतलब उच्च ऊर्जा स्तर का मान बढ़ाना। किससे? निम्न ऊर्जा स्तर से। तो ये बस क्या होता है आपका? उच्च ऊर्जा स्तर की संख्या को बढ़ाना की जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या कहते हैं? पंपिंग कहते हैं। और इसमें परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में पंप किए जाते हैं। अब जो परमाणु होंगे वो क्या होंगे? निम्न ऊर्जा स्तर में होंगे, तो उस समय क्या होगी? निम्न ऊर्जा स्तर की मात्रा अधिक होगी, जनसंख्या अधिक होगी। लेकिन हम पंपिंग क्रिया द्वारा क्या करेंगे? निम्न ऊर्जा स्तर के जो परमाणु उनको भेज देंगे किसमें? उच्च ऊर्जा स्तर में। तो ऐसे कंडीशन में क्या हो जाएगा? उच्च ऊर्जा स्तर की मान बढ़ जाएगा, उसकी संख्या बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से क्या हो जाएगा? जनसंख्या व्युत्क्रमण की कंडीशन उत्पन्न हो जाएगी। और जाहिर सी बात है कि हमारी जो जनसंख्या व्युत्क्रमण उत्पन्न करने की जो कंडीशन होती है, जो प्रक्रिया होती है, किसके द्वारा पूर्ण की जाती है? पंपिंग प्रक्रिया द्वारा पूर्ण की जाती है। तो सिंपल सी परिभाषा है ये कि पंपिंग क्या होती है? तो जनसंख्या व्युत्क्रमण बनाए रखने की जो प्रक्रिया होती है उसको हम पंपिंग कहते हैं। अगर इनडायरेक्ट रूप से समझे तो उच्च ऊर्जा स्तर की कक्षाओं की संख्या को बढ़ाना ही क्या कहलाता है? हमारा पंपिंग कहलाता है। तो अब ये जो पंपिंग की जाती है, जो प्रक्रिया की जाती है, कई तरीके से की जा सकती है, लेकिन उसमें जो हमारा मेनली होता है वो क्या होता है? प्रकाशीय पंपिंग होता है। इसमें हम क्या करेंगे? प्रकाश स्रोत द्वारा वो क्या करेंगे? फोटॉन को दे करके उसकी मात्रा उच्च ऊर्जा के स्तर की कक्षाओं की संख्या को हम क्या करते हैं? बढ़ाते हैं। अब हमें नेक्स्ट टॉपिक देखना है सक्रिय पदार्थ। अब सक्रिय पदार्थ क्या होते हैं? तो आइए देखते हैं इसमें कि वह पदार्थ, जैसे कि यहाँ पे लिखा हुआ है आपका साफ साफ कि वह पदार्थ जिसमें पंपिंग प्रक्रिया द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण प्राप्त कर लिया जाता है उससे हम क्या कहते हैं? सक्रिय पदार्थ कहते हैं। ऐसा नहीं है कि ये प्रोसेस हम हर किसी मैटर में कर सकते हैं। ये कुछ ऐसे ही मैटर होते हैं जिनमें हम ये क्रिया को हम संपूर्ण तरीके से कर सकते हैं, और जो ऐसे पदार्थ होते हैं उन्हीं को हम क्या बोलते हैं? सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। अब आगे हमें देखना है लेजर के टाइप्स। इतने हमने क्या किया था? लेजर्स के जो हमारे छोटे छोटे इंपॉर्टेंट व्याख्या थे हमने उसको कर लिया। लेजर क्या है उसको हमने पढ़ लिया। अब लेजर के प्रिंसिपल क्या है उसको हमने देख लिया। अब लेजर में जो प्रकाश प्रवर्धन की प्रक्रिया होती है इसको हम किस तरीके से बढ़ा सकते हैं, इसमें क्या छोटे छोटे पद होते हैं उसको हमने समझ लिया है। अब हमको क्या करना है? टाइप्स ऑफ लेजर पढ़ना है। तो ये जो लेजर्स की टाइप्स को हम कैटेगराइज करते हैं, बांटते हैं, तो इसको किसके आधार पर बांटते हैं? सक्रिय पदार्थ के आधार पर। अब सक्रिय पदार्थ हमारा क्या होता है? जो पदार्थ अगर मैटर है तो किसी भी अवस्था में हो सकता है। तो इसके आधार पर जब हम बांटते हैं तो हमारा जो लेजर होता है वो 3 टाइप के होते हैं। फर्स्ट हमारा होता है ठोस अवस्था लेजर, सेकेंड हमारा है गैस लेजर, और तीसरा होता है हमारा अर्धचालक लेजर। ये 3 तरीके के हमारे लेजर होते हैं। अब इनको हमें तीनों क्या करना है? एक एक करके पढ़ना है। तो सबसे पहले हमारा आता है ठोस अवस्था लेजर। तो ठोस अवस्था लेजर जब हम पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे रूबी लेजर को। तो रूबी लेजर क्या होती है? एक अगर हम जनरली बात करें एग्जाम में हमारा आ सकता है कि रूबी लेजर क्या है, तो एक ठोस अवस्था लेजर होता है। तो एक आपको हम नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसमें हम डिटेल रूबी लेजर के बारे में पढ़ेंगे। रूबी लेजर का प्रोसेस क्या है, किस तरीके से वर्क करता है, इसमें कैसे हमारी प्रक्रियाएं की जाती हैं, ये सारे डिटेल हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही है। धन्यवाद।